अगर देखा जाए तो 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा। हम आंकड़ों की बात करें तो 1850 से 1900 के बीच के हमारे पास जो टेम्परेचर के आंकड़े हैं, उसके हिसाब से जो हम एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर्स निकालते हैं, तो 2024 में 1850 से 19 के बीच में जो औसत ग्लोबल टेम्परेचर रहा, उससे जो टेम्परेचर थे 1.55 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर रहे और 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा। और 2024 में देश भर में गर्मी के कारण 360 के करीब लोग मारे गए। और इस साल आईएमडी ने पहले से हमें चेता दिया है, चेतावनी जारी की है कि 2025 अपेक्षाकृत और गर्म रह सकता है, इसमें लू का प्रभाव ज्यादा पड़ सकता है। अतः केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में बढ़ रही गर्मी में यहाँ उत्तराखंड में इस मौसम में जो तीर्थयात्री आते हैं चार धाम यात्रा के लिए, क्या उनका जोखिम भी बढ़ेगा? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सच मानिए, आपके सहयोग के बिना इस तरह आपके साथ संवाद बनाए रखना सच में बहुत लंबे समय तक संभव नहीं हो पाएगा। अतः चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गर्मी का मौसम आते ही यहाँ उत्तराखंड में हर कोई, वो सरकार हो या आम आदमी, चार धाम यात्रा की तैयारियों में व्यस्त नजर आता है। चार धाम मतलब उच्च हिमालयी क्षेत्र में बसे हुए हमारे हिंदू श्राइन्स, जिनमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। इस सर्किट को यहाँ चार धाम यात्रा कहा जाता है। और इसी के साथ उच्च हिमालयी क्षेत्र में हेमकुंड साहिब भी है, फूलों की घाटी भी है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग यहाँ इस क्षेत्र में आते हैं। और क्योंकि ये सभी जो जगहें हैं, ये सभी जो श्राइन्स हैं, ये उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित हैं, जहाँ जाड़े के मौसम में काफी ज्यादा बर्फ पड़ती है, वहां जा पाना आमतौर पे संभव नहीं होता है। अतः परंपरागत रूप से इन श्राइन्स को, इन मंदिरों को शीतकाल में बंद कर दिया जाता है और इनके कपाट बर्फ के गल जाने के बाद मई में खुलते हैं। वैसे तो इनके खुलने के समय का, कब खुलेंगे, किस तिथि को खुलेंगे, इसका निर्धारण जो हमारी धार्मिक पद्धति है उसके अनुसार किया जाता है, परंतु ये अमूमन मई के बीच खुलते हैं और अक्टूबर में दीपावली के आसपास तक खुले रहते हैं। और यही वो समय है, मई, जून, जुलाई, अगस्त का कपाट खुलने का जो समय होता है, उस समय हमारे वहां मैदानी क्षेत्र में बहुत भीषण गर्मी पड़ती है। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां रहती हैं, तो मैदान में पड़ रही भीषण गर्मी, स्कूलों की छुट्टियां, हमारा बढ़ रहा धार्मिक रुझान, उसी के साथ साथ सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा प्रचार प्रसार, इसकी वजह से यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग तीर्थयात्री आते हैं। फिर जैसे हमारी व्यवसायिक मनोवृत्ति है, हम कॉम्बो ऑफर्स, सेल, इसके आदि हो चले हैं। हमारा दिमाग इन सबको ढूंढता रहता है। तो यहाँ उत्तराखंड की जो ये चार धाम यात्रा है, ये भी एक तरह का कॉम्बो ऑफर ही है, जहाँ एक और आपको प्लेन्स की भीषण गर्मी से निजात मिलती है, प्रकृति के नजारे देखने को मिलते हैं, उसी के साथ साथ आपको भगवान के दर्शन का लाभ भी मिलता है, आपको पुण्य मिलता है। सो एक कॉम्बो ऑफर है जहां बाय वन गेट वन टाइप की चीज चल रही है कि आपको गर्मी से भी निजात मिलेगी, प्राकृतिक सुंदरता भी मिलेगी और साथ ही पुण्य का लाभ भी मिलेगा। तो ऐसे में कोई पीछे रहे भी तो क्यों। और वैसे अगर देखा जाए तो गर्मी बढ़ने के साथ यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। और दिस कुड बी an area of research wherein you can correlate the temperatures with people coming for चार धाम यात्रा। This could be an area of research। परंतु हम देखते हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, तो यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है
और यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या किस कदर बढ़ रही है, इसका हिसाब आप इससे लगा सकते हैं कि पिछले साल 2024 में यहाँ करीब करीब 48 लाख लोग आए। इसमें सबसे ज्यादा जो आमद हुई वो केदारनाथ में जहां 16 लाख से ज्यादा 16.5 लाख व्यक्ति आए। 178 दिन के करीब ये केदारनाथ के कपाट खुले रहे। इस हिसाब से अगर देखें तो औसतन हर दिन 9,281 के करीब लोग यहाँ दर्शन किए। उसके बाद 14.4 लाख लोग बद्रीनाथ आए। बद्रीनाथ धाम 190 दिन के करीब खुला रहा, तो औसतन हर दिन 7,500 लोगों ने दर्शन किए। परंतु ये जितने दिन कपाट खुले रहे उसका औसत है। और यहाँ हर कोई मानेगा कि बरसात होने के बाद यात्रियों की संख्या में एकदम से कमी आ जाती है, क्योंकि कहीं लैंडस्लाइड होता है, कहीं फ्लैश फ्लड्स आते हैं, तो यात्रियों को कई बार असुविधा का अनुभव होता है। तो हर कोई गर्मियों की छुट्टियों में, जब बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां रहती हैं, नीचे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, मई जून में यात्रा पूरी कर लेने की फिराक में रहता है। उसकी कोशिश रहती है कि उसकी यात्रा मई जून में पूरी हो जाए। तो ऐसे में मई जून में यहाँ आने वाले जो यात्री हैं उनकी संख्या औसत का कई गुना हो सकती है। तो इस बड़ी संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं और गर्मी बढ़ रही है। तो गर्मी बढ़ने का उनके ऊपर क्या फर्क पड़ सकता है, उस पर हम बात करेंगे। अब जैसा कि हमने बात की कि IMD ने पूर्वानुमान किया है कि इस साल ज्यादा गर्मी होगी। ज्यादा गर्मी का मतलब ज्यादा यात्री, और इस साल हो सकता है कि यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या 50 लाख को क्रॉस कर जाए। परंतु ये देखने वाली बात है कि ज्यादा यात्री आएंगे तो हमें विभिन्न सुविधाओं के लिए ज्यादा बिजली चाहिएगी। और अगर बिजली की बात करें तो हमारा जो पीक लोड है वो 7-8% की दर से हर साल बढ़ रहा है। 2021-22 में 2,500 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होती थी, तो इस साल का जो अनुमान है 3,100 मेगावाट की आवश्यकता होगी। तो जाहिर है कहीं ना कहीं लोगों को पावर कट्स झेलने पड़ेंगे, बिजली की कमी झेलनी पड़ेगी। अब ज्यादा लोग हैं तो पानी की ज्यादा आवश्यकता होगी। अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो 2024-25 का जो जाड़े का मौसम था उसमें यहाँ पहाड़ों में बर्फबारी कम हुई। आप कह सकते हैं ना के बराबर बर्फबारी रही, और हुई भी तो बहुत देर में हुई। बारिश नहीं हुई, बर्फ नहीं हुई जाड़ों में, तो जिसकी वजह से यहाँ के जो स्प्रिंग्स हैं वो रिचार्ज नहीं हो पाए। यहाँ की नदियों में पानी अपेक्षाकृत कम होगा, जिसकी वजह से पेयजल के साथ साथ विद्युत उत्पादन में भी गिरावट होगी। पेयजल लोगों को आपूर्ति कर पाने में प्रशासन को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसी के साथ अगर हम देखें तो पिछले साल 2024 में यहाँ जो लोग आए थे उनमें से 249 persons they died due to various health related complications। 249 लोगों की यहाँ विभिन्न स्वास्थ्य संबंधित कारणों से मृत्यु हो गई। और इसमें सबसे ज्यादा केदारनाथ में 115 और 68 बद्रीनाथ में। अगर हम औसत देखें तो पर लाख पर केदारनाथ में 7 के करीब लोग और बद्रीनाथ में 5 के करीब लोग मारे गए थे 2024 में विभिन्न हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से। तो क्या गर्मी की वजह से इस आंकड़े में भी बढ़ोतरी होगी, ये सोचने वाली बात है। अब ऐसा भी नहीं है कि सरकार सो रही है। सरकार के लिए चारधाम यात्रा एक बहुत विशिष्ट आयोजन है और विभिन्न विभाग काफी लंबे समय से इसमें तैयारियों में लगे होते हैं। मैं भी लंबे समय तक इसका हिस्सा रहा, परंतु अगर ध्यान से देखें हमारा ये ज्यादातर कोशिशें पंजीकरण को लेके होती है कि यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हो जाए। हम क्राउड मैनेजमेंट की बात करते हैं कि भीड़ प्रबंधन हो जाए, कहीं पे जाम न लगे, लोगों को असुविधा ना हो। कोई अगर आपदा होती है, कोई हादसा होता है तो हमारे पास SDRF, NDRF और दूसरी रिस्पॉन्डर्स हैं, वो तत्काल उपलब्ध हों। तो हम प्री पोजिशनिंग करते हैं NDRF की, SDRF की, अपने वॉलंटियर्स की। उसी के साथ साथ हम जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं, टॉयलेट्स हैं, दूसरी चीजें हैं, उनको बनाने की बात करते हैं कि लोगों को पानी मिले, लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों में लगा रहता है कि कोई अगर बीमारी फैलती है तो उसकी रोकथाम के लिए पर्याप्त दवाइयां रहे, डॉक्टर उपलब्ध रहे, डॉक्टरों की इमरजेंसी ड्यूटीज लगाई जाती हैं। और
नगर पालिका, नगर पंचायत जो है वो भी अपने अपने स्तर से तैयारियों में लगी रहती है। साफ सफाई हो जाए, कूड़ा प्रबंधन हो जाए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो जाए, तो हम सब तैयार रहते हैं। परंतु ये हमारा माइंडसेट कहें या दूसरी चीज, हम पहाड़ों में जो हीट वेव है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हमें लगता है कि ये सब होगा तो नीचे उधम सिंह नगर में होगा, हरिद्वार में होगा। पहाड़ों का हीट वेव से सीधा संबंध हमें समझ में नहीं आता है। परंतु अगर हम चार धाम यात्रा मार्ग पर ध्यान दें, वहां की जियोमॉर्फोलॉजी देखें, तो सड़कें नदी के साथ साथ है। नदी लेवल से हो सकता है 50 मीटर 100 मीटर ऊपर हो। ज्यादातर स्थितियों में इससे हो सकता है कम ही होंगी। तो जब तक हम, अगर अलकनंदा में बात करें, जब तक हम हेलन के पास नहीं पहुंचते, हम नदी के एकदम पास रहते हैं। उसी तरह उत्तरकाशी पहुंचने तक या नैनबाग के आगे तक यमुना वैली में हम नदी के आसपास रहते हैं। हमारा एलिवेशन मुश्किल से 700-800 मीटर रहता है। तो इन वैलीज में बहुत तेज गर्मी पड़ती है और दिन के समय बाहर खड़े हो पाना या सीधे एक्सपोजर हमें बीमार कर सकता है, हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। फिर हम यात्रा की तैयारियां तो करते हैं, परंतु हमारे पास कूलिंग सेंटर्स नहीं है, ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है। जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको ये पता नहीं है कि जो आदमी हीट स्ट्रोक से प्रभावित हो जाए तो उसे पहचाना कैसे जाए, उसका प्राथमिक उपचार किस तरह से करा जाए, उसके लिए क्या दवाइयां जरूरत होंगी, उसका हमें पता नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए चैलेंजिंग होगा इस साल, क्योंकि अब यात्रा का समय आ ही गया है। और उसी के साथ यहाँ जो यात्री आ रहे हैं उनको भी हम हीट वेव के बारे में कुछ नहीं बता रहे। उनकी जो अवेयरनेस है उस लिहाज से काफी कम है। अब समय कम है और चार धाम यात्रा के समय क्या होता है क्या नहीं होता है उस पर मीडिया की बड़ी पैनी नजर रहती है, और कुछ भी अशुभ हो, अनिष्ट हो, उससे राज्य की छवि पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो जरूरी है कि हम कुछ व्यवस्थाएं इमरजेंसी तौर पे जरूर करें। उसमें सबसे पहले हम यात्रियों को अवेयर कर सकते हैं कि वो हाइड्रेशन का ध्यान रखें, लंबे समय तक बाहर खुले में ना रहें, यात्रा का समय इस तरह से चुनें कि पीक आवर्स जो है दिन में 12 बजे से 2-2:30 बजे तक का समय उनको बाहर एक्सपोज ना रहे। अपनी यात्रा सुबह और शाम करें, विशेष रूप से उन स्थानों पे जहां उन्हें चलना है। हाइड्रेशन के लिए ठंडे पानी की, कूलिंग सेंटर्स की व्यवस्था करें। अपने जो वॉलंटियर्स हैं उनको हम हीट स्ट्रोक के जो पीड़ित हैं उनको कैसे पहचाने, उनको क्या उपचार दें, उसके बारे में प्रशिक्षित करें। उसी के साथ कहीं ना कहीं हमें यात्रियों की संख्या पर भी रोक लगानी होगी। तो यहाँ कितने लोग आए उस पे हमें अपर लिमिट निर्धारित करनी होगी। ऐसा नहीं कि जितने लोग आए सब चले जाए। इससे हमारे पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, और उसी के साथ साथ जो हमारी सर्विसेज है वो भी प्रेशर में इसकी वजह से रहती है। तो इन सब चीजों पे ध्यान देके यहाँ जो यात्री आ रहे हैं उनके अनुभव को हम सुखद बना सकते हैं। और आप हमें बताइए, नीचे कमेंट कीजिए कि आपने यात्रा के बारे में क्या तैयारियां की हैं, क्या नहीं की हैं, और साथ ही आप हमें ये भी बताइए कि आपने अपनी यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए क्या उपाय किए हैं। इस चैनल को आप अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें, विशेष रूप से उन लोगों के साथ जो इस गर्मियों में यहाँ पहाड़ों में आने की प्लानिंग कर रहे हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपकी सुरक्षा की। मैं डॉक्टर पीयूष रौतेला और ये आपका अपना सुरक्षा का मंच।